नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति धनखड़ का उत्तराखंड दौरा। एम्स में मां के नाम एक पौधा अभियान के तहत किया पौधारोपण। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना पर जताया दुख। बीजेपी का सदस्यता अभियान। कल नड्डा पीएम मोदी को देंगे बीजेपी सदस्यता। 3 सितंबर को प्रदेशाध्यक्ष भट्ट सीएम धामी को देंगे भाजपा की सदस्यता। हरिद्वार के रोशनाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। सोलहपुर में हत्या मामले में किया विरोध। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत विधायक और पदाधिकारी रहे मौजूद। हरिद्वार के ज्वालापुर में दिन दहाड़े डकैती। ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूटे सोने चांदी के जेवरात। तलाश जारी। सीएम धामी ने राज्य के आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुष्प अर्पित कर किया याद। खटीमा गोलीकांड में हुए थे 6 शहीद। और खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आप देश के भविष्य हो। वहीं उन्होंने कैंडिडेट्स से अपील की कि हर किसी को पर्यावरण के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम से जरूर लगाना चाहिए। वहीं इसी क्रम में उन्होंने कड़ी मेहनत पर विश्वास जताया और असफलताओं से सीख लेने की बात कही। उन्होंने चंद्रयान 2 का उदाहरण देकर कैंडिडेट्स को समझाया कि सफलता के नजदीक होकर भी हम मिशन चंद्रयान 2 में सफल नहीं हुए थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। All that I am today is because of my parents, grandparents, my teachers, and more importantly, my alma mater. That connect is lasting, and I am quite sure destiny will ensure it will continue even when I meet my maker. This connect for you, boys and girls, is everlasting. You will get here something you will cherish all your lives. I stepped on the premises and along with the Honorable Governor and my wife, Ek Ped Maa Ke Naam. I request the Commandant, let each student engage into this. भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। बता दें कि नई दिल्ली में कल जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। तो इसी क्रम में 3 तारीख को उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री की सदस्यता लेने के साथ ही राज्य में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। इस अभियान की सफलता को लेकर राजधानी देहरादून के महानगर कार्यालय में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि इस बार पार्टी लोकसभा में मिले मतों के बराबर सदस्य बनाने के लिए काम करेगी। इसको लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देखिए, इस बार का लक्ष्य जो रखा गया है तो हमारे को 2024 के चुनाव में जितने मत मिले उसका 75% लोगों को हमें भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना है। ऐसे लक्ष्य के साथ हमारे सभी देहरादून जिले में और सभी मंडलों में हमारी कार्यशालाएं हो चुकी हैं। हमारे यहाँ मोर्चे और प्रकोष्ठ बनते हैं, उनकी आज संयुक्त कार्यशाला अपने महानगर कार्यालय में हो रही है।
जिसको संबोधित करने के लिए अपने महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी अपने बीच में हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में है, प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। ये सदस्यता अभियान उन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बनने वाला है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी प्रधानमंत्री जी को दिलवाएंगे दिल्ली में 2 तारीख को, और 3 तारीख को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी सदस्यता लेंगे पार्टी कार्यालय में। माननीय महेंद्र भट्ट जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो सदस्यता दिलवाएंगे और फिर अभियान शुरू होगा। और इसलिए ये आप देख रहे हैं कि चहल पहल जो दिख रही है आपको, ये सदस्यता को लेकर के है। सभी लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पार कर पाएंगे। जैसे कि इस समय मैं बता दूं कि भारतवर्ष की सदस्यता अभी 21 करोड़ से ऊपर है और हम 30 करोड़ तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस मुख्यालय पर कांग्रेस ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें वरिष्ठ नेता हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई विधायक, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सोलापुर के वाशिम की हत्या को लेकर जनता में गहरा आक्रोश है। वहीं उन्होंने मांग की कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। रावत ने कहा कि जिस तरह से बहादुराबाद थाना क्षेत्र के शांतरशाह में दलित बेटी की हत्या हुई है और उसके हत्यारे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, ये न्याय की गंभीर विफलता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आक्रोश है जो लोगों के मन में है। आप पुलिस जो मित्र पुलिस है उसकी बुनियाद पर चोट होगी। राज्य जिस सिद्धांत को लेकर के जिन सिद्धांतों पर खड़ा है उसकी बुनियाद पर चोट हो रही। कल कांग्रेस जनों ने रुड़की में सांतरशाह की दलित बेटी के हत्यारों को जिस तरीके से फ्री छोड़ रखा है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, और आज जो है सोलपुर के वसीम को जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, मारा गया है उसको, उसके खिलाफ जो आक्रोश है हम उसको व्यक्त करने के लिए आए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के द्वारा किया गया। आंदोलनकारी मंच ने उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस वर्ष भव्य रूप से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके चलते दलगत राजनीति को दूर रख राज्य आंदोलनकारी के साथ सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने मंच साझा करते हुए शहीद आंदोलनकारी को याद किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खटीमा की भूमि उत्तराखंड की जननी है, क्योंकि सर्वप्रथम 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा की इस भूमि पर 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके बाद मसूरी और अन्य जगह पर भी आंदोलन ने तेजी पकड़ी, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। धरती है, इस खटीमा की धरती को उत्तराखंड की जन्मभूमि कहा जा सकता है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 को यहाँ आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन में 7 लोगों ने अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए। उसके दूसरे दिन मसूरी में गोलीकांड हुआ। 2 अक्टूबर को रामपुर किराहा कांड हुआ, और ये सभी कांड हमारे जो है राज्य को हिला देने वाले थे। उस समय बहुत विकराल स्थिति थी। उसके बाद हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, हमारे बलिदानी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान दिया। उन सभी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर हैं। यहां शहीद राज्य आंदोलनकारियों की याद में कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धांजलि देकर शहीदों को नमन किया।
सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोहिया हेलीपैड पर जनता से भेंट की और जन समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री का हेलीपैड पहुंचने पर जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसएसपी मंजुनाथ, टीसी, सीडीओ मनीष कुमार ने पुष्पगुच्छ और पुष्प देकर स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय लोहिया हेड में जनता से भेंट कर समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम अपने निजी निवास नगला तराई में किया। तो वहीं खटीमा में राज्य आंदोलनकारी द्वारा खटीमा गोलीकांड के शहीदों को आज राजधानी देहरादून के शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। राज्य आंदोलनकारी मंच के लोगों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया। बता दें कि आज ही के दिन 1994 में खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसमें 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। वहीं इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष ने कहा कि अलग राज्य की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारी पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी, जिसके कारण 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। आज शहीद स्मारक देहरादून में हम लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के आह्वान पे यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। तमाम राज्य आंदोलनकारी आज जो खटीमा जो हो, इस उत्तराखंड आंदोलन की प्रथम शहादत थी, जिसमें हमारे 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। बर्बर तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ था। निश्चित तौर से वो उस राज्य आंदोलन का ऐतिहासिक दिन था। आज उस ऐतिहासिक दिन को, उन शहीदों को याद करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। और इस शहादत दिवस के मौके पर हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि खटीमा में जो भव्य स्मारक है उसको और भव्य तरीके से बनाया जाए और जितने भी शहीद स्मारक इस उत्तराखंड में हैं उनके रखरखाव की उचित तरीके से उनका रखरखाव किया जाए। यही हम कहना चाहते हैं। 1 सितंबर 1994 को राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान जो पहली बड़ी घटना, विभत्स घटना जिसे कहते हैं कि बर्बरता हुई, वो खटीमा में हुई और हमारे 6 लोग वहाँ शहीद हुए। और संयोग ऐसा रहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वहाँ जो हैं सबने शहादत दी। तो खटीमा जो गोली कांड था, हम उनके शहीदों को 1 सितंबर 1994 से लेकर लगातार अनवरत हर वर्ष यहाँ शहीद स्थल पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जहाँ तक रही राज्य निर्माण के बाद की अब तक की जो यात्रा है, 24 वर्ष हो गए हैं, और आपने पूछा कि क्या वो मकसद पूरा हो पाया है। मंजिल अभी दूर है, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, गति अभी कछुआ वाली है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास।
खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, तो अब जिसके तहत प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सकों और नर्सों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1500 नर्सों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसी के साथ ही मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1455 नर्सों और एएनएम के जल्द रिजल्ट जारी किए जाएंगे, जिससे आगामी दिनों में उत्तराखंड के चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को दूर कर लिया जाएगा। नर्सेस हैं, नर्सेस की तैनाती जो है लगभग 1500 नर्सेस के तैनाती तो हुई, अभी हाल ही में हुई है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको जो है नियुक्ति पत्र भी मिला। इसी के तर्ज पे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 1455 नर्सेस की अभी रिज़ल्ट जल्दी निकलने वाली है, एएनएम्स की भी अभी निकलने वाली है। तो लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो HR मैन पावर है, इनको बढ़ाने पे खासा जोर दे रहा है। और अभी हमने डॉक्टर्स के लिए भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए रिटायरमेंट जो एज है वो 65 हम लोगों ने अभी कर दिया है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में दिन दहाड़े डकैती से हड़कंप मच गया। शहर के बीचों बीच रानीपुर मोड़ स्थित बालाजी ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना में 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर दुकान पर धावा बोला और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। बदमाशों ने दुकान में घुसते ही मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया और काउंटर तोड़कर जेवरात समेटने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बदमाशों की तलाश जारी है। जानकारी मिली है कि श्री बालाजी ज्वेलर्स रानीपुर, जो इस शहर का मेन हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ पर अभी सुबह डकैती हुई है। 5-6 लोग अंदर घुसे शोरूम में, उन्होंने मिर्ची वाला स्प्रे करके इनको परेशान करके और फायर भी किया है। ये तो भगवान का शुक्र है कि उनकी किसी की जान नहीं गई है, लेकिन पूरा शोरूम खाली कर दिया है। और इस तरह की घटना हरिद्वार में पहले भी हो चुकी है। श्री मुरातारा ज्वेलर्स शंकर आश्रम पे डकैती हो चुकी है। कई सारी घटनाएं हरिद्वार के अंदर इस तरह की घटित हो रही हैं। उसके बाद भी कोई प्रशासन, पुलिस कुछ भी ज्वेलर्स की सुरक्षा के लिए, व्यापारी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं, केवल चालान काटने और ये सब, इसके अलावा कोई हमें लगता नहीं है कि कोई व्यापारी के लिए कोई सुरक्षा प्रदान की जा रही है। व्यापारी बहुत आक्रोशित है और आंदोलन के लिए तैयार है।
रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील चौकी से कुछ ही दूरी पर एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रुड़की के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पुरानी तहसील स्थित पानी की टंकी के नीचे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और क्षेत्र के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। वहीं परिजनों का कहना है कि मोनी किसी मामले में जेल में बंद था, जिसकी जेल से रिहाई हुई थी और देर शाम को उसकी मौत की खबर से उनके घर में मातम का माहौल पैदा हो गया। वहीं परिजनों ने पुलिस से मामले की गहनता से जांच करने की मांग की है। मोनी उर्फ हरीश भैया, और भैया ये पड़ाव स्कूल में से मिले हैं पढ़े हुए। और उसमें क्या हुआ है, हमारे जो ये क्या देते हैं मच्छी बाज़ार जो है, मच्छी बाज़ार के जस्ट बराबर से मिला है। मच्छी जस्ट बराबर जो है हमारा, उसमें मच्छी बाज़ार में पूरा इस काम को करते हैं लोग बाग, वो साले स्मैक बिस्मैक और सारे काम करते हैं। अच्छा सर, जो चीज़ वो पड़ी हुई थी टैबलेट वगैरह, वो चीज़ें उसने नहीं लगाई। अच्छा, ना खाई उसने। और ये चीज़ें बताया जा रहा है जेल से रिहाई हुई थी इसकी। आज इसकी रिहाई भी हुई थी। अच्छा, किस समय? 10 बजे के करीब इसकी रिहाई हुई थी। अच्छा। 10-11 बजे के करीब ये भाई के साथ आया। तो कैसे हुई इसकी मौत भाई की? भाई की ये तो इसमें ही पता चलेगा पोस्टमार्टम में सर। अच्छा, और हम क्या कह सकते हैं चीज़। हरिद्वार में श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के महंत गोविंद दास ने अखाड़े में एक बैठक आयोजित कर अखाड़ा परिषद के महानिर्वाणी अखाड़े वाले महंत रविंद्रपुरी के नेतृत्व वाले गुट से अलग होने का निर्णय लिया। वहीं इसके बाद उन्होंने निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी की अध्यक्षता वाले अखाड़ा परिषद को अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस समर्थन के साथ अब निरंजनी अखाड़े वाले अखाड़ा परिषद को 13 में से 8 अखाड़ों का समर्थन प्राप्त हो गया है। वहीं अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने बड़े उदासीन अखाड़े के समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि अन्य अखाड़े भी जल्द ही उनके साथ आ जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रयागराज में अगले वर्ष होने वाले कुंभ मेले के दौरान अखाड़ा परिषद की एकजुटता महत्वपूर्ण होगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि परिषद के 2 गुट होने से कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आज हम 8 अखाड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी से 2 दिन में 3 दिन में महीने के अंदर अंदर मतलब कहने का तात्पर्य है प्रयागराज कुंभ मेले से पहले हम सब एक हो जाएंगे। हम सब आपस में गुरु भाई है, कोई हमारे आपस में कोई ऐसा नहीं है कोई मनमुटाव है या कोई दूरी, हम सब एक है। इसलिए बहुत जल्दी हम एक हो जाएंगे और प्रयागराज का जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा, हमें उसकी तैयारी करनी है, सब एक होकर के तैयारी करेंगे। मानसून के चलते प्रदेश में लगातार आ रही आपदाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग करने में जुटे हुए हैं। वहीं ऐसे में सीएम लगातार आपदा विभाग की भी बैठक कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व सीएम ने देहरादून सचिवालय में आपदा विभाग की बैठक करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम से कम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को हम कम कर सकते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां आपदा आ रही है हमें त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिस्पांस टाइम हमारा बहुत कम हो, शीघ्रातिशीघ्र हम मौके पर पहुंचें। आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को कम करने का काम हम कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जब भी कहीं आपदा आती है त्वरित गति से राहत बचाव के कार्य कराए जाने हैं, इसके बारे में निर्देश दिया गया है। नेपाली मूल के निवासियों की ओर से नैनीताल के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर गलत तरीके से दस्तावेज बनाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। 28 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को स्थिति से अवगत करने के लिए कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
नैनीताल निवासी पवन जाटव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कई वर्षों से नेपाल के करीब 25 परिवारों के लोगों ने नैनीताल शहर और नैनीताल जिले के ग्राम सभा के खुरपाताल के तोक खाड़ी स्थित बजून चौराहे के पास सरकारी और नजूल भूमि पर कब्जा करके आवासीय निर्माण कर लिया है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। जोशीमठ के दूरस्थ पगनो गांव कई सालों से भूस्खलन का दंश झेल रहा है। आज भी पगनो गांव में लगातार गांव के ठीक ऊपर से पहाड़ियों का सारा मलबा ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहा है और भारी तबाही मचा रहा है, जिस कारण पूरा गांव लगातार खतरे की जद में पहुंच गया है। बड़ी बात तो यह है कि लगातार गांव में भारी भूस्खलन होने का मामला थम नहीं रहा है, जिस कारण ग्रामीण अब अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो चले हैं। यहाँ तकरीबन 50 परिवारों ने अपना घर पूरी तरह से छोड़ दिया है। गांव के ही पास में टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। पिछले साल 15 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया था। बीते गुरुवार की रात को पगनो गांव में जबरदस्त भूस्खलन हुआ था, जिस कारण यहाँ तकरीबन 5 मकान और 3 गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, तब से कई लोगों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल कर भ्रामक सूचनाएं फैलाने का काम किया गया है, जिससे कई लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि अब ऐसा करने पर उत्तराखंड पुलिस महकमा कार्रवाई करता नजर आएगा। भ्रामक सूचना, हेट स्पीच अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस विभाग तमाम ऐसे लोगों पर मुकदमे भी करता नजर आएगा। इन सभी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए जल्द ही एक बैठक विभाग द्वारा उत्तराखंड के सोशल मीडिया में जाने माने लोगों के साथ भी ली जाएगी। पहले आईपीसी में भी ये क्राइम था, अभी भारतीय न्याय संहिता में भी ये क्राइम है। यदि आप जो है भ्रामक सूचनाएं फैलाते हैं या किस तरह से अफवाहें फैलाते हैं या कोई हेट स्पीच होती है, तो इसमें पुलिस जो है उचित धाराओं में जो है तत्काल संज्ञान लेती है और इस पे जो है कार्रवाई की जाती है। और यदि जो है इस तरह से अगर कोई जो क्राइम की श्रेणी में नहीं आते हैं, इस तरह की कोई सूचना प्रसारित करते हैं, तो पहले हम प्रयास ये भी करते हैं बहुत बार कि उनको बुलाकर काउंसलिंग की जाती है, वार्निंग्स दी जाती है। तो हमारी एसओपी पहले इसमें विस्तृत एसओपी जो है सभी जिला प्रमुख हमारे एसपी एसएसपी को जारी की जा चुकी है सोशल मीडिया के बारे में, और इस अनुसार जो है वो उसी अनुसार कार्य होता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।